हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री एकेडमी पर, जहां पर हम सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, याद भी करते हैं। तो जो हमारी फतेह MPPSC 2023 की क्लासेस चल रही थी, उसमें हम यूनिट फर्स्ट सबसे पहले पढ़ रहे थे, जिसमें हम पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास। तो मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास की ये तीसरी क्लास है। इसकी पहली क्लास इसमें हम, जैसे कि अगर पहली क्लास की बात करें तो उसमें हम जो पूरा पाषाण काल है, यानी पाषाण काल से लेके महाजनपद काल तक कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरी जो हमारी क्लास थी उसमें हमने मौर्य काल, मौर्योत्तर काल और उसके बाद के जो प्रमुख राजा रहे हैं उनको भी पढ़ लिया था। प्रमुख शासक जो रहे हैं, राजवंश रहे हैं, उनको कवर किया था। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं गुप्त काल और उत्तर गुप्त काल। इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम इसकी रूपरेखा देख लेते हैं। गुप्त काल और उत्तर गुप्त काल में हम पढ़ने वाले हैं संस्थापक के बारे में, और जो गुप्त काल के या उत्तर गुप्त काल के प्रमुख शासक रहे उनके बारे में, गुप्तकालीन नगर के बारे में, गुप्तकालीन स्थल, इसमें हम पढ़ेंगे स्थल में कौन कौन सी गुफाएं रही हैं, कौन कौन से प्रसिद्ध मंदिर रहे हैं, ये सब हम अपने गुप्तकालीन स्थल में देखने वाले हैं। साथ ही साथ गुप्त काल से संबंधित जो मतलब हमारे अभिलेख रहे हैं, हम उनको भी पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, आपको पूरी क्लास देखनी है, बिल्कुल स्किप नहीं करनी है। हमारे साथ साथ आपको नोट्स भी बनाते चलना है, ठीक है। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ श्वेता चौरसिया और आप पढ़ते हैं अब गुप्त काल के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुप्ता पीरियड के बारे में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारी चैनल पर या हमारी क्लास आप पहली बार देख रहे हैं, तो आप जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। क्योंकि अब आपको जब तक हमारा प्री कंप्लीट नहीं हो जाता है, उसके बाद मेंस की क्लासेस भी आएंगी, है ना। तो आपको प्री की क्लासेस अब डेली मिलने वाली हैं, ठीक है। इसलिए आप जाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अब बात आती है गुप्त काल की। गुप्त काल का अगर हम टाइम पीरियड देखते हैं, टाइम पीरियड कितना है, 249 ईसा पूर्व। ये हमारा क्या है, गुप्त काल का टाइम पीरियड है, आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं गुप्त काल, यानी गुप्ता पीरियड जो रहा है उसके संस्थापक कौन है, ठीक है। तो इसके संस्थापक कौन है, आपको याद रखना है, श्री गुप्त हैं। कौन है इसके संस्थापक, श्री गुप्त हैं, ठीक है। अब हम बात करें इसके अंतर्गत प्रमुख शासकों की। प्रमुख शासक कौन कौन से रहे, तो सबसे पहले बात आती है घटोत्कच की। किसकी, घटोत्कच की, ठीक है। घटोत्कच। अब जो घटोत्कच हैं, ऐसा माना जाता है, या जो आपका सूपिया अभिलेख है, कौन सा, सूपिया अभिलेख, सूपिया अभिलेख के अनुसार, अब ये सूपिया अभिलेख है कहाँ पर, तो आपको याद रखना है कहाँ पर है, रीवा जिले में है। कहाँ पर है, रीवा जिले में है आपका सूपिया अभिलेख, ठीक है। अब जो सूपिया अभिलेख है इसके अनुसार या इसमें उत्कीर्ण है कि जो घटोत्कच थे, घटोत्कच को इन्होंने गुप्त काल का संस्थापक माना है, ठीक है। गुप्तास का जो संस्थापक है वो किसने, सूपिया अभिलेख के अनुसार घटोत्कच को माना गया है, ठीक है। आपको याद रखना है। और सूपिया अभिलेख कहाँ पर है, रीवा में है। कहाँ पर है, रीवा में है। अब हम इसके आगे देखते हैं और कौन से प्रमुख शासक रहे हैं गुप्त काल के। तो अब हम बात करेंगे समुद्रगुप्त के बारे में। किसके बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त, जो समुद्रगुप्त थे, इन्हें क्या बोला जाता है, भारत का नेपोलियन बोला जाता है। इससे क्वेश्चन एग्जाम में बन चुके हैं कि भारत का नेपोलियन किसे बोला जाता है, तो आप बता सकते हैं समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। आपको याद रखना है। अब इसके बाद बात आती है इनके सिक्के। जो समुद्रगुप्त हैं, इनके सिक्के कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो कहाँ से प्राप्त होते हैं, अवंती से, एरण से और अनूपपुर, ठीक है, अनूप से।
अब इधर आपको मैं एक बात बता दूं, ये सब प्राचीन नाम है और इनके नवीन नाम जो हैं इनकी क्लास हम पहले ले चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में जाइए और इनके नवीन नाम देख लीजिए, क्योंकि कभी कभी इनसे भी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, अब इसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है समुद्रगुप्त से रिलेटेड। जो हरिसेन थे एक कवि थे, किसके? समुद्रगुप्त के। ठीक है, तो जो हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति है, क्या प्रयाग प्रशस्ति है, प्रयाग प्रशस्ति है, इसमें बताया गया है कि जो आर्यवर्त थे इनका जो प्रथम युद्ध हुआ था उसमें समुद्रगुप्त ने भाग लिया था और ये कैसे हुए थे? विजयी हुए थे। क्या थे? विजयी हुए थे। आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम सीखते हैं इसके आगे चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। किसके बारे में? चंद्रगुप्त द्वितीय। ये मौर्य साम्राज्य वाले चंद्रगुप्त नहीं है, आपको याद रखना है, ये विक्रमादित्य वाले चंद्रगुप्त हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहली बात आती है, इनके जो दरबार था, इनके दरबार में 9 रत्न थे। ठीक है, कितने थे? इनके दरबार में 9 रत्न थे। अब वो 9 रत्न कौन कौन से थे, अब हम वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है धन्वंतरी। अगर एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन बन जाती हैं, उन्हें कह दिया कि यह एग्जाम में पूछ लिया धन्वंतरी किसके दरबार में थे, तो आप बता सकते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। ठीक है, और कौन थे इनके दरबार में? तो कालिदास जी थे। कौन? कालिदास जी थे। और कौन थे इनके दरबार में? वराह मिहिर। इससे क्वेश्चन बन चुका है एग्जाम में। वराह मिहिर, धन्वंतरी, कालिदास किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। वेताल भट्ट। कौन? वेताल भट्ट। ठीक है, छपड़ाक। कौन? छपड़ाक। ठीक है, छपड़ाक। ठीक है, और कौन है इसके बाद? अमर सिंह। कौन? अमर सिंह। और कौन है? घटकपर। और कौन है? वररुचि। वररुचि। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक और है, वो कौन है? शंकु। कौन है? शंकु। चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, इनके दरबार में 9 रत्न थे। कौन कौन से थे? अमर सिंह, छपड़ाक, वररुचि, कालिदास जी, घटकपर, धन्वंतरी और वराह मिहिर, वेताल भट्ट और शंकु। इनके 9 रत्न थे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए तो आपको पता होना चाहिए। अब इनके अदर फैक्ट हम देखें। अदर फैक्ट क्या थे चंद्रगुप्त द्वितीय के? तो अदर फैक्ट थे, इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। क्या? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले ये कैसे थे? प्रथम शासक थे। कैसे थे? प्रथम शासक थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन जाता है? इनके दरबार में या इनके समय में चीनी यात्री फाहियान आया था। ठीक है, चीनी यात्री फाहियान इनके काल में आया था। अब जो चीनी यात्री फाहियान था, इससे रिलेटेड एक फैक्ट बन जाता है, इसने मालवा की जलवायु को सर्वश्रेष्ठ बताया था। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए मालवा की जलवायु को सर्वश्रेष्ठ किसने बताया था, तो आप बता सकते हैं चीनी यात्री फाहियान ने बताया था। अब जब ये बात आती है कि इनने जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी वो क्यों की थी, तो इन्होंने क्यों की थी? जो उज्जैनी शाखा है, उज्जैनी शाखा का जो शक शासक था, कौन? रुद्र सिंह तृतीय को मारकर
चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और ये उपाधि धारण करने वाले प्रथम शासक थे। इन्होंने क्यों की थी? तो जो उज्जैन शाखा के शक शासक था रुद्र सिंह तृतीय, उसको मारकर इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अब शक वंश के संस्थापक या इनसे रिलेटेड जितने फैक्ट थे वो हम कल की क्लास में पढ़ चुके हैं, आप जाकर देख लीजिए। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं कुमारगुप्त के बारे में। किसके बारे में? कुमारगुप्त के बारे में। नोट्स ज़रूर बनाते चलिए और आपको PDF तो मिल ही जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, उसको ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन अपने नोट्स ज़रूर बनाइए, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कुमारगुप्त के बारे में। किसके बारे में? कुमारगुप्त के बारे में। तो जो कुमारगुप्त थे इनकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? कुमारगुप्त की जानकारी या इनसे रिलेटेड कोई भी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? मंदसौर अभिलेख से। कहाँ से? मंदसौर अभिलेख से। मंदसौर अभिलेख से। मंदसौर अभिलेख से, ठीक है। और साथ ही साथ किससे प्राप्त होती है? तुमैन अभिलेख से। तुमैन अभिलेख। तुमैन अभिलेख कहाँ पर है? किस जिले में है? अशोकनगर में। कहाँ पर? अशोकनगर में तुमैन अभिलेख है, ठीक है, आपको याद रखना है। अब हम सीखेंगे इनके आगे भानुगुप्त के बारे में। भानुगुप्त देखिए, हम ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि हम प्री के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। जब हम मेंस पढ़ेंगे तो हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। अभी जो प्रीलिम्स में आपके जितने क्वेश्चन बन सकते हैं हम वही देख रहे हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं भानुगुप्त जी के बारे में। किसके बारे में? भानुगुप्त के बारे में। तो भानुगुप्त की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो इनकी जानकारी हमें मिलती ऐरण अभिलेख से। कहाँ से? ऐरण अभिलेख से। और ये कहाँ पर स्थित है? ये सागर में स्थित है, सागर जिले में स्थित है। ऐरण अभिलेख से हमें सती प्रथा के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं, आपको याद रखना है। सती प्रथा के साक्ष्य हमें ऐरण अभिलेख से प्राप्त होते हैं जो मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित हैं, आपको याद रखना है। अब जो सती प्रथा के साक्ष्य हैं वो कैसे प्राप्त होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। हूण आक्रमण हुआ था। क्या? हूण आक्रमण, ठीक है। हूण आक्रमण जब हुआ था, इनके सेनापति, किनके? भानुगुप्त के जो सेनापति थे, कौन थे भानुगुप्त के सेनापति? आपको याद रखना है, गोपराज। भानुगुप्त के सेनापति कौन थे? गोपराज थे, ठीक है। इन्होंने हूण आक्रमण में भाग लिया या इनकी तरफ से युद्ध किया और ये मारे गए, ठीक है। इनकी पत्नी क्या होती हैं? सती होती हैं, ठीक है। सती प्रथा उस टाइम पे चलती थी तो ये सती होती हैं। इसी के साक्ष्य हमें मिलते हैं ऐरण अभिलेख से, आपको याद रखना है, ठीक है। किससे मिलते हैं? गोपराज की पत्नी के सती होने के साक्ष्य हमें मिलते हैं। ये भानुगुप्त जी के बारे में डिटेल थी। अब हम पढ़ते हैं गुप्तकालीन नगर कौन कौन से रहे, प्रमुख नगर गुप्त काल के समय कौन कौन से थे, ठीक है। गुप्तकालीन नगर कौन कौन से थे? तो शौभोगनगर। क्या सबसे पहले आता है? शौभोगनगर। ये कहाँ स्थित है? ऐरण। ऐरण कहाँ है? सागर में, ठीक है। शौभोगनगर ऐरण सागर में है, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्या आता है नगर? दसपुर। दसपुर ये कहाँ पर है? मंदसौर में है। कहाँ? मंदसौर, या आप इसके नवीन नाम देख रहे हैं, ठीक है। शौभोगनगर को ऐरण सागर बोलते हैं, ठीक है। दसपुर को मंदसौर बोलती हैं, मंदसौर को पहले क्या बोलते थे? दसपुर बोलते थे। अवंती। अवंती उज्जैन। चौथा अनूप। ये निमाड़ वाला रीजन है, ठीक है। ये क्या है? निमाड़ वाला रीजन है। गुप्तकालीन नगर शौभोगनगर, ऐरण सागर,
दसपुर, मंदसौर, अवंती, उज्जैन, अनूप, निमाड़, आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे गुप्तकालीन स्थल के बारे में। किसके बारे में? गुप्तकालीन स्थल कौन कौन से रहे हैं। गुप्तकालीन स्थल कौन कौन से हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है नचना कुठार। नचना कुठार ये कहाँ पर स्थित है? आपको याद रखना है किस जिले में? पन्ना जिले में स्थित है। नचना कुठार कहाँ स्थित है? पन्ना जिले में स्थित है। ये माता पार्वती जी को समर्पित है। किसको? माता पार्वती जी को ये समर्पित है, आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें चौमुख, क्या? चौमुख नाथ शिवालय स्थित है। चौमुख नाथ शिवालय स्थित है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए चौमुख नाथ शिवालय कहाँ स्थित है? पन्ना में नचना कुठार मंदिर, नचना कुठार मंदिर में स्थित है, आपको याद रखना है। और ये पन्ना में कहाँ है? पन्ना में जगह आती है गन्नौर गंज, वहाँ पर आपका नचना कुठार मंदिर स्थित है, आपको याद रखना है। अब दूसरा हम देखें, दूसरा एरण का विष्णु मंदिर। आपको याद हो ही गया होगा कि एरण मतलब सागर की बात हो रही है, ठीक है, सागर में स्थित है एरण का विष्णु मंदिर। इसमें वराह मूर्ति है। क्या है? वराह मूर्ति के अभिलेख हूण शासक तोरमाड़ जो थे उनका उल्लेख इसमें मिलता है, आपको याद रखना है। जो वराह मूर्ति कहाँ स्थित है? एरण के विष्णु मंदिर में स्थित है, आपको याद रखना है। इसमें जो हूण शासक तोरमाड़ जो था, हूण शासक तोरमाड़ है, उसका उल्लेख आपको यहाँ पर मिलता है, आपको याद रखना है। जो वराह मूर्ति के अभिलेख हैं, एरण का विष्णु मंदिर की बात हो रही है, इसमें वराह मूर्ति के अभिलेख हैं, ठीक है। इसमें हूण शासक तोरमाड़ का उल्लेख मिलता है, ठीक है, आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं इसके आगे भूमरा का शिव मंदिर। भूमरा का शिव मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? भूमरा का शिव मंदिर तो ये मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। कहाँ पर? सतना जिले में स्थित है, मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। और इसमें पाषाण निर्मित, पाषाण यानी पत्थर से निर्मित एक मुखी, क्या? एक मुखी शिवलिंग है। चौमुखी कहाँ पर है? नचना कुठार पार्वती मंदिर जो पन्ना में स्थित है, लेकिन इधर बात हो रही एक मुखी शिवलिंग की जो पाषाण निर्मित है। ये मध्य प्रदेश के सतना जिले में भूमरा का शिव मंदिर के नाम से फेमस है, आपको याद रखना है। अब जो इसके आगे हम देखते हैं तिगवा। चौथा स्थल क्या है हमारा? चौथा स्थल है तिगवा का विष्णु मंदिर। अभी एरण का पढ़ा था, अब तिगवा का विष्णु मंदिर पढ़ते हैं, ठीक है। तिगवा का विष्णु मंदिर ये वर्तमान में कहाँ पर है? कटनी में। और अगर कटनी नहीं ऑप्शन आता है तो आपको कहाँ लगाना है? किस पर टिक करना है? आपको जबलपुर पर टिक करना है। किस पर? जबलपुर पर। अब इसकी जो तिगवा मंदिर है इसकी खोज किसके द्वारा की गई? तो इसकी खोज की गई एलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। किसके द्वारा? एलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। और कब की गई? 1873 में की गई, आपको याद रखना है। अब हम पढ़ेंगे गुफाएं। जो गुप्तकालीन स्थल हैं उसमें गुफाएं भी थीं। अभी हमने मंदिर वगैरह पढ़ी हैं, अब हम पढ़ते हैं गुफाओं के बारे में, ठीक है। गुफाएं तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे उदयगिरी की गुफाएं। इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, आपको अच्छे से समझना है। उदयगिरी की गुफाएं, ठीक है, और इनको याद रखना है। एक कहाँ पर स्थित हैं? मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में स्थित हैं। कहाँ पर? विदिशा जिले में स्थित हैं। टोटल कितनी गुफाएं हैं? तो टोटल आपको याद रखना है 20 गुफाएं हैं। इसमें जो पहली गुफा है, इसमें
रामगुप्त के द्वारा निर्माण करवाई गई थी पहले नंबर की गुफा। और जो 20 नंबर की गुफा है वो जो है कुमारगुप्त जी के द्वारा निर्माण करवाया गया था, आपको याद रखना है। उदयगिरी की गुफाएं मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इससे एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है, आपको याद रखना है। उदयगिरी की गुफा विदिशा जिले में स्थित है। टोटल कितनी गुफाएं हैं? तो टोटल 20 गुफाएं हैं। और जो 20 गुफा में जो पहली नंबर की गुफा आती है उसका निर्माण किसने करवाया था? उसका निर्माण रामगुप्त ने करवाया था। और जो 20वें नंबर की गुफा है उसका निर्माण किसने करवाया था? कुमारगुप्त ने उसका निर्माण करवाया था, आपको याद रखना है। अब हम पढ़ेंगे बाघ की गुफाएं। हर साल एग्जाम में गुफा से रिलेटेड या किसी न किसी स्थल से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, कोई अभिलेख से रिलेटेड, इसलिए आपको सब पढ़ाया जा रहा है। आपको सब नोट्स बनाने और सब याद रखना है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं दूसरे नंबर की गुफा क्या है? बाघ की गुफाएं। बाघ की गुफाएं। बाघ की गुफाएं ये मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित हैं? धार जिले में स्थित हैं। कहाँ पर? धार जिले में स्थित हैं। और इसमें किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये बाघ नदी के तट पर स्थित है, आपको याद रखना है। इसमें से जो 9 में से जो 5 मतलब टोटल गुफाएं कितनी थी? 9 गुफाएं थी। 9 में से अब कितनी बचती हैं? 5 ही सुरक्षित रह गई हैं। अब कितनी? 5 सुरक्षित रह गई हैं। टोटल कितनी थी? 9 थी, आपको याद रखना है। इनकी खोज किसने की थी? बाकी गुफाओं की खोज किसने की थी? तो डोंगरफील्ड ने की थी। किसने? डोंगरफील्ड ने की थी। और कब की थी? 1818 में की थी। बाघ की गुफाएं धार जिले में स्थित हैं, बाघ नदी के तट पर स्थित है। 9 में से यानी टोटल 9 थी, 9 में से 5 सुरक्षित हैं। खोज डोंगरफील्ड ने 1818 में की थी, आपको याद रखना है। अब हम पढ़ते हैं अभिलेखों के बारे में। गुप्त काल से संबंधित जो अभिलेख रहे हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब जो फतेह MPPSC की क्लासेस हैं हमारी, इसमें हम पूरा सिलेबस करने वाले हैं और फ्री पढ़ाने वाले हैं। इसकी क्लास हम पहले से ले चुके हैं, आप जाकर देख लीजिए कि कब कब हमारी कौन कौन सी क्लास रहने वाली हैं और एकदम फ्री रहने वाली हैं। तो आप इन क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मंदसौर अभिलेख। क्या? मंदसौर अभिलेख। इससे हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है? मंदसौर अभिलेख से जानकारी हमें मिलती है रेशम बुनकर की। किसकी? रेशम बुनकर की जानकारी या रेशम बुनकर श्रेणी की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? मंदसौर दसपुर अभिलेख से प्राप्त होती है। यहाँ पर और क्या जानकारी मिलती है? सूर्य मंदिर के निर्माण की जानकारी मिलती है, सूर्य मंदिर निर्माण। साथ ही साथ और क्या जानकारी मिलती है इससे? इसमें विक्रम तिथि का उल्लेख है। किसका? जो विक्रम संवत है ना, विक्रम तिथि है, उसका उल्लेख हमें मिलता है। और इसके साथ इसे हमने पहले ही बता दिया, दसपुर अभिलेख भी कहते हैं। मंदसौर अभिलेख को दसपुर अभिलेख भी कहते हैं। इसके साथ ही साथ इसकी जो रचना है वो किसने की थी? वो की थी वत्स भट्टी ने। किसने? वत्स भट्टी ने की थी। देखिए, आपको अगर मेंस में भी अगर आपको जो आपके आते हैं ना शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए, अगर उसमें भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप उसमें भी बता सकते हैं। उन्होंने लिख दिया मंदसौर अभिलेख, तो आप उसमें भी बता सकते हैं। इससे हमें रेशम बुनकर की श्रेणी की जानकारी प्राप्त होती है, सूर्य मंदिर निर्माण की जानकारी मिलती है, इसमें विक्रम तिथि का उल्लेख है, इसको दसपुर अभिलेख भी कहा जाता है। और इसकी रचना किसने की थी? वत्स भट्टी ने इसकी रचना की थी, आपको याद रखना है। आई होप सब कुछ समझ में आ रहा होगा आपको। अब इसके बाद हम देखते हैं सांची। क्या? सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आपको याद रखना है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में ये स्थित है। कहाँ पर? रायसेन जिले में स्थित है, आपको याद रखना है। इसके बाद हम देखते हैं सांची अभिलेख। तो ये इसमें गुप्त संवत दर्शाई गई है। क्या? गुप्त संवत कितनी? 131 से 450 ईस्वी, ठीक है।
इसमें और क्या जानकारी मिलती है, तो बौद्ध उपासक थे संसिंद की पत्नी हरस्वामिनी द्वारा काकड़म सांची में स्थित आर्य संघ को दान दिए जाने का उल्लेख इसमें मिलता है। बौद्ध उपासक कौन थे? संसिद्धि, ठीक है, संसिद्धि। इनकी पत्नी कौन थी? इनकी पत्नी हरस्वामिनी कौन थी? हरस्वामिनी इनकी पत्नी थी। इनके द्वारा काकड़म यानी सांची में दान दिया गया, ठीक है। जो सांची में स्थित आर्य संघ है, आर्य संघ को इनने क्या किया? दान दिया। इसका उल्लेख आपको कहाँ मिलता है? सांची अभिलेख में मिलता है, आपको याद रखना है। अब हम पढ़ते हैं तुमेन अभिलेख के बारे में। किसके बारे में? तुमेन अभिलेख। तुमेन अभिलेख। तुमेन अभिलेख कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश के अशोकनगर में स्थित है। कहाँ पर? अशोकनगर में स्थित है। इसमें राजा को शरदकालीन सूर्य की भांति बताया है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है वह कौन सा अभिलेख है जिसमें राजा को शरदकालीन सूर्य की भांति बताया है? आपको याद रखना है तुमेन अभिलेख है, जो मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में स्थित है। इससे हमें और क्या जानकारी प्राप्त होती है? इससे हमें कुमार गुप्त जो फर्स्ट रहे हैं, ठीक है, और कुमार गुप्त के जो उत्तराधिकारी कौन होते हैं? इनके पुत्र स्कंद गुप्त, ठीक है, इनकी जानकारी हमें प्राप्त होती है आपके तुमेन अभिलेख से। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं सूफी अभिलेख। किसको? सूफी अभिलेख को। सूफी अभिलेख को हमें पढ़ना है। ये कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित है। इसमें गुप्तों की वंशावली कब से मिलती है? घटोत्कच से मिलती है। और इसी अभिलेख में हम पहले आपको बता चुके हैं, इसी अभिलेख में जो घटोत्कच हैं, घटोत्कच को गुप्त काल का संस्थापक माना गया है। किसमें? सूफी अभिलेख में, जो मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित है, ठीक है। अब पढ़ना है हमें एरण के बारे में, जो एरण अभिलेख है इसके बारे में। तो इसके बारे में आपको पता ही है, सती प्रथा का उल्लेख मिलता है, आपको पहले बता चुके हैं। इसके साथ साथ इसमें हूण आक्रमण जो हुआ भारत में, उसकी जानकारी भी हमें एरण अभिलेख से मिलती है। तो हमने जो गुप्त काल है, गुप्त काल को पूरा पढ़ लिया है। इसके अंतर्गत हमने जो प्रमुख शासक रहे हैं, उनके संस्थापक रहे हैं, जो प्रमुख स्थल रहे हैं, नगर रहे हैं, गुफाएं रही हैं, मंदिर रहे हैं, इन सबको कवर कर लिया है। और हमने कैसे कवर किया है? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर किया है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं उत्तर गुप्त काल के बारे में, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो हम प्रमुख शासक देखेंगे वो आते हैं पुष्यभूति वंश, या जिसे कहा गया है वर्धन वंश। क्या कहा गया? वर्धन वंश। पुष्यभूति वंश इसलिए कहा गया है क्योंकि इसके संस्थापक कौन थे? पुष्यभूति थे, वर्धन वंश के संस्थापक, ठीक है। इन्होंने कहाँ पर राज किया? ऐसा माना जाता है जो रीवा है, रीवा नहीं, जो रेवा का युद्ध हुआ था। रेवा किसको कहा जाता है? नर्मदा नदी को कहा जाता है। किसको? नर्मदा नदी को कहा जाता है। उसमें इन्होंने पुष्यभूति वंश के जो हर्ष हुए, ठीक है, हर्ष हुए, उसको किसने? पुलकेशन द्वितीय ने हराया था। देखिए इससे रिलेटेड जो हम फैक्ट पढ़ रहे हैं, तो पुष्यभूति वंश, जिसे वर्धन वंश भी कहा जाता है, इसके संस्थापक पुष्यभूति थे, ठीक है। अब जो
इसके अदर फैक्ट क्या आते हैं? अदर फैक्ट जो आते हैं कि पुष्यभूति वंश का जो एक शासक था हर्ष, उसको रेवा यानी नर्मदा नदी के जो युद्ध हुआ था उसमें पुलकेशन द्वितीय ने हरा दिया था। किसको? हर्ष को हरा दिया था, आपको याद रखना है। अब इसके बाद इससे रिलेटेड जो और क्वेश्चन बनते हैं वो कौन सा बनता है? जो हर्ष हैं, अब बनते हैं किससे रिलेटेड क्वेश्चन? हर्ष। तो जो हर्ष थे इनके दरबार कवि, जो दरबारी कवि थे वो कौन थे? कौन थे? बाणभट्ट थे। कौन थे? दरबार में बाणभट्ट थे। अब जो बाणभट्ट हैं इनके नाम पर जो आपका शहडोल है, शहडोल में आपको याद होगा बाण सागर जो परियोजना है, कौन सी? बाण सागर परियोजना है, वो इन्हीं के नाम पर है, आपको याद रखना है। अब हम पढ़ेंगे चालुक्य वंश के बारे में। किसके बारे में? चालुक्य वंश के बारे में। चालुक्य वंश। अब चालुक्य वंश के संस्थापक इन्हीं को वातापी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है। इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक जय सिंह थे। कौन थे? जय सिंह थे। अब इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन बनते हैं? तो जो पुलकेशन द्वितीय हैं, पुलकेशन द्वितीय का जो शासन है, इसके जो राजा हुए चालुक्य वंश के पुलकेशन द्वितीय, इन्होंने जो हर्ष थे किसके? पुष्यभूति वंश के हर्ष थे, उनको हराया था। कहाँ पर? रेवा के युद्ध में। अब जो पुलकेशन द्वितीय इनका शासन कहाँ रहा है? तो मध्य प्रदेश में इनका कहाँ रहा है? दक्षिण मध्य प्रदेश का जो रीजन आता है वहाँ पर इन्होंने, यानी जो दक्षिण वाला रीजन आता है मध्य प्रदेश का, वहाँ पर इन्होंने क्या किया? शासन किया है। अब इनके समय पर चीनी यात्री आते हैं। कौन? हेनसोंग। आपने सीखा था जो आपके हेनसोंग आते हैं। आपने इसके पहले जो चीनी यात्री फाहियान आए थे वो किसके दरबार में आए थे? वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे, ठीक है। इनके दरबार में आते हैं कौन से? चीनी यात्री जो हेनसोंग रहते हैं। ये इन्हें जो अब जो हेनसोंग है इनको क्या बोला जाता है? इन्हें क्या बोला जाता है? यात्रियों का राजकुमार बोला जाता है। यात्रियों का राजकुमार बोला जाता है, ठीक है। इन्हीं ने कहा था कि जो पुलकेशन द्वितीय हैं इन्होंने हर्ष को नर्मदा नदी के तट पर रोका था। वहीं पर क्या होता है? रेवा का युद्ध होता है और इनने हर्ष को हरा दिया था। किसने? पुलकेशन द्वितीय ने। और उसके बाद इन्होंने परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। किसकी? परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। देखिए जो चालुक्य वंश है, चालुक्य वंश है, इन्हें वातापी के चालुक्य भी बोला जाता है, ठीक है। इन्होंने, इनके जो संस्थापक थे वो कौन थे? जय सिंह थे। अब इन्हीं के जो एक प्रमुख शासक होते हैं वो कौन है? पुलकेशन द्वितीय। कौन? पुलकेशन द्वितीय होते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? जो आपके हर्ष थे किसके? पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के जो हर्ष थे उनको रेवा के युद्ध में हराया था। अब इसकी जानकारी आपको कहाँ से मिलती है? तो इनके शासन के समय में चीनी यात्री हेनसोंग आते हैं। उन्होंने, चीनी यात्री जो हेनसोंग आते हैं उनके अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो पुलकेशन द्वितीय हैं उन्होंने हर्ष को नर्मदा नदी को पार करने से रोका था, जिसके तहत नर्मदा का या जो रेवा का युद्ध होता है, ठीक है, जिसमें ये जीत जाते हैं और हर्ष आपके हार जाते हैं, उनको पराजित कर दिया था। अब जो चालुक्य वंश है इन्होंने कहाँ पर राज्य किया? इन्होंने मध्य प्रदेश का जो दक्षिण रीजन आता है वहाँ पर राज किया है, आपको याद रखना है। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं राष्ट्रकूट वंश। हम वही फैक्ट पढ़ रहे हैं, बार बार बता रहे हैं जिनसे रिलेटेड हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनने हैं। हम ज़्यादा डीपली नहीं जा रहे हैं। अब आता है राष्ट्रकूट वंश। इसके संस्थापक दंती दुर्ग। कौन? दंती दुर्ग। हिरण्य गर्भ दान नामक यज्ञ करवाया था इन्होंने। जो संस्थापक थे दंती दुर्ग, इन्होंने हिरण्य गर्भ नामक यज्ञ करवाया था। कहाँ पर करवाया था? तो मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में करवाया था। कहाँ पर? उज्जैन में इन्होंने करवाया था। अब इनकी जो राष्ट्रकूट वंश हैं इनकी जानकारी आपको कहाँ से प्राप्त होती है? तो नीलकंठ, ये कहाँ पर? छिंदवाड़ा। नीलकंठ छिंदवाड़ा व बैतूल
बैतूल में कहाँ? अमरावती, अमरावती से इनकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। मतलब जो राष्ट्रकूट वंश थे, इन्होंने मध्य प्रदेश के नीलकंठ, छिंदवाड़ा, बैतूल, अमरावती के जो एरिया रहा, आसपास का क्षेत्र रहा, वहाँ पर इन्होंने शासन किया। इसलिए वहीं से इनके बारे में जो भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जो भी जानकारी प्राप्त होती है, हमें वहीं से प्राप्त होती है। अब इसके जो प्रमुख राजा थे इंद्र तृतीय। कौन थे? इंद्र तृतीय। ठीक है। विहार त्रिपुरी, क्या? त्रिपुरी के राजवंश, जो त्रिपुरी के जो कलचुरी वंश थे, उनकी राजकन्या जो है उनसे ने विवाह किया था। चलिए ऊपर बता देते हैं। राष्ट्रकूट वंश के जो प्रमुख शासक थे, कौन? इंद्र तृतीय। इंद्र तृतीय ने विवाह किया था किससे? जो आपके त्रिपुरी के कलचुरी वंश हैं, कलचुरी वंश, त्रिपुरी का जो कलचुरी वंश है, उसकी जो राजकन्या है, राजकन्या व्यजुआ से इन्होंने विवाह किया था। इसके बाद कौन से प्रमुख शासक आते हैं? कृष्ण तृतीय। तो इनकी जो जानकारी है हमें कहाँ से प्राप्त होती है? नीलकंठ अभिलेख से होती है, जो कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। कृष्ण तृतीय भी इनके प्रमुख शासक रहे। इसकी जानकारी हमें नीलकंठ अभिलेख से मिलती है, जो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। आई होप दोस्तों आज हमने जो भी पढ़ा है, यानी गुप्ता के पीरियड के बारे में हमने जो भी पढ़ा है, आप सब याद हो गया होगा, आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके कोई डाउट रहते हैं तो, या आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आपको कोई भी MPPSC 2023 या फतेह MPPSC 2023 से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट रहते हैं तो आप हमें सीधे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज करिए, वहाँ पर आपकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो अब हम आपको मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास, जो हमारी यूनिट 7 की चल रही है। मतलब यूनिट 7 की आज दूसरी क्लास रहने वाली है। तो अब हम आपको उस क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और पढ़ाई आप एकदम फ्री माइंड होकर करिए, क्योंकि आपकी जो भी समस्या रहेगी वो आपकी सभी समस्याओं का समाधान श्री एकेडमी करेगी। इसलिए आपको बिल्कुल फ्री माइंड रहना है। ठीक है दोस्तों, तो फिर ध्यान रखिए अपना। मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।